एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगीं। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबियत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर लीं। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैं गाड़ी भगाता हुआ बस्ती तक ले आया। बस्ती के हदूद में दाखिल होकर मैंने स्टीयरिंग पारो के हवाले कर दिया और ख़ुद पिछली नशस्त पर बैठ गया। तुम तो कहती थी कि तुम्हारा मेजर रॉबर्ट से ख़ास ताल्लुक़ है, वो अब भी है। ख़ास ताल्लुक़ से तुम क्या समझते हो? मैं अब भी उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम हूँ। तुम समझते होगे कि मेजर रॉबर्ट ने मुझ पर आसानी से काबू पा लिया होगा। मैं प्रीत या कोई और लड़की नहीं हूँ मिस्टर। मैं अब भी उनके लिए एक ताज़ा लड़की हूँ और मैंने उस एक हद तक राब्ते रखे हैं, अपने आप को ज़ाया नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ कि तुमने अपनी अर्ज़ानी का सबूत नहीं दिया होगा। मैं उसकी ज़रूरत थी और हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे बदन के जायके से महरूम रहा है और उसके दिल में मेरे लिए अब तक एक तशंगी है। ये तशंगी ख़त्म हो जाए तो सब ख़त्म हो जाता है। मेजर रॉबर्ट एक अबुल हौस और हरजाई शख्स है और मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मेजर रॉबर्ट मेरे अच्छे मुलाकातियों में शामिल है जो ये समझते हैं कि एक न एक दिन मैं उन्हें अपने हुस्न के एजाज़ से नवाज दूँगी। उसकी ज़रूरत इसलिए रही कि मैं उसे सबसे कीमती मालूमात और मशवरों से नवाजती थी। पारो, मेजर रॉबर्ट से तुम्हारा दोबारा करीब होने की कोशिश करो। नहीं, अब मैं इन उलझनों से दूर होना चाहती हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, सिर्फ चंद दिनों के लिए तुम्हें उसकी तशंगी बढ़ानी है। मैंने हुक्मिया लहजे में कहा। तुम्हारा मकसद क्या है? वो हज़ियानी अंदाज में बोली। मैं मकसद तुम्हें बाद में बताऊँगा, मेरी खातिर ऐसा करो। वो वक़्त से आमादा हुई। उस दिन शाम को जब मुझ पर अज़तराब की कैफियत तारी थी, मेरे कदम प्रीत की जानब उठे। चुस्त लिबास में वो अकहरे बदन की लड़की थी। प्रीत, जिसके नाजुक और भुवें हमेशा चढ़ी रहती, वो नीम कोली में। मैंने बेमुश्किल अपने कदम रोके और मैं बेख्तियार साधु की तलाश में मेहमान खाने के मंदिर तक चला गया। वहाँ वही कर्चे वाला पंडित अशोरी लाल मिला। वो मेरे क्वार्टर पर मेरे दर्शन के लिए दोबारा गया था। पंडित अशोरी लाल ने मुझसे अपने साथ गुफाओं में चलने के लिए इसरार करता रहा और मैंने जवाब दिया, अभी मैं मैदानों में हूँ, जब गुफाओं का वक़्त आएगा तो मैं उसे साथ ले जाऊँगा। यहीं से मुझे कीचू का ख्याल आया और मैंने शिद्दत से उसकी तलब की। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दी, आखिर नाकाम वापस आ गया। शारदा ने कहा था कि वो रात को वीना चंद्र के यहाँ मिलेगी। उससे बाकायदा मिले हुए कई दिन हो गए थे। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी और वक़्त गुजारी के लिए हैगल का बादशाह पढ़ रही होगी या रोसू का उमरानी मुआहदा मकालमात अफलातून। वो अपने अफलातून का इंतज़ार कर रही होगी। मैं तसव्वुरी और यानी फ़लसफ़े की बजाय अमली और अतलाक़ी फ़लसफ़े की तालीम के लिए पारो के यहाँ चला गया। वो गुंचा दहन खिल उठी। मैं रात भर उसके साथ जागता रहा। सुबह मेरे अंदर बड़ी तवानाई थी। उधर शारदा भी जाग रही थी। वीना चंद्र भी घबराया हुआ था और मैंने अपनी तबीयत की खराबी का मामूली बहाना किया। वो दोनों अपने अपने तौर पर यह समझे होंगे कि मैं दूसरे की मौजूदगी में सही बात करने से गुरेज कर रहा हूँ। ठीक 11 बजे मैंने अंदर के कमरे में पारो को फ़ोन किया। कब? मैंने पूछा। 12 बजे, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। राहदारी में मुझे प्रीत नज़र आ गई। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो लहरा सी गई। उसने 2-3 बल खाए और शोले बखेरती हुई आगे बढ़ गई। मैंने ये आधा पौना घंटा भून के बहुत से मुलाजमों के दरमियान गुजारा और गैराज में खड़ी हुई पारो की गाड़ी में पिछली नशस्त के पैर रखने की जगह पर छुप गया। गाड़ी खुली हुई थी और पारो ने ख़ास तौर पर गैराज में छोड़ दी थी। 15 मिनट की शदीद ज़हनी अजियत के बाद कोई गैराज में दाखिल हुआ और गाड़ी का दरवाज़ा खुला। वो पारो थी। उसने साड़ियों के कई बंडल मुझ पर डाल दिए। गैराज से निकलकर उसने सदर दरवाजे तक पहुंचने से पहले कई बदके बदन की बजाय जब तक वो पहुंची उसे दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। 10 मिनट बाद उसने मुझे आवाज़ दी, ऊपर आ जाओ, और मैं साड़ियों के बंडल उठाता हुआ पिछली नशस्त पर आराम से बैठ गया।
अब हम राजेपुर की बस्ती से दूर आ गए थे। इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ियाँ थी। हम वहीं पहुंच गए जहां वह मुझे ड्राइविंग सिखाती थी। मैं उत्तर के करीब एक झुंड में छुप गया। पारो गाड़ी में बैठी रही। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद कोई गाड़ी की आवाज़ आई और मेरा दिल घड़ी की पेंडुलम की तरह टिक टिक करने लगा। कार का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मैं सांस रोके बैठा रहा। चंद मिनट बाद मुझे उन दोनों की बातों की आवाज़ें आईं। वो मेरे करीब आ रहे थे और मैंने खुद को पत्थर बना लिया। पारो से अंग्रेज़ी में कह रही थी, मेजर, फ़र्ज़ करो हम ये दस्तावेज़ात तुम्हारे हवाले ना करें तो। आप मुझे ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। मैं तो पहले ही आपसे बहुत मुतासर हूँ। मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए, आपकी तरफ से कोई खबर नहीं मिली। शायद अब आप हमें भूल गई। नहीं मेजर रॉबर्ट, हम काम ही कर रहे थे और कोई बहुत बड़ी खबर सुनाने के मुंतज़िर थे, वो बावकार अंदाज में कह रही थी। मुझे यकीन था और मैंने आपके बारे में एक बहुत शानदार रिपोर्ट बनाकर हाई कमान को भेजी है। बरतानवी सल्तनत आपकी खिदमत फरामोश नहीं कर सकती। मेजर, हम प्रकाश पूर्ण की खुफिया दस्तावेज़ात आपके हवाले कर रहे हैं और हम ये पसंद नहीं करते कि राजेपुर में मुतय्यन दूसरे अंग्रेज़ उसकी अहमियत और उसके ज़रिए से वाकिफ़ हों। इसलिए हमने आपसे गुजारिश की थी कि आज की मुलाकात इंतहाई अहम है। उसका तज़किरा आप किसी से ना कीजिएगा। पता नहीं आपने ख्याल किया या नहीं। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? मैं ऐसे मामलात में इंतहाई राजदारी बरतता हूँ, इसलिए मुझे राजेपुर के सिवा कहीं तब्दील नहीं किया जाता। हम नहीं चाहते कि कर्नल हार्डिंग को भी पता चले। हमें उनकी जहानत और ज़बर पर शुबा है। पारो तमतराक से बोली। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कर्नल तक को इससे मतला नहीं किया जाएगा, मगर आपने किसी को ये खबर तो ज़रूर दी होगी कि हमने आपको तलब किया है। आप वापसी पर उन्हें क्या बताएंगे? मैं हसीन औरतों से मिलने की खबरें नहीं दिया करता। आपको मालूम है कि इन दिनों हालात बहुत नाजुक हैं। हम पर हर तरफ से शुबा किया जा रहा है, विनय चंद्र की तरफ से भी और जगदीप की तरफ से भी। इसलिए हमने ख़ास तौर पर यह हदायत की थी कि आप हमारे बारे में अपने किसी साथी मेजर डगलस, कैप्टन निरास या किसी और को मतला नहीं करेंगे। अगर आप उन्होंने मतला किया है तो नवाज़ादे करम उन्हें ताकीद कर दें कि वह हमारे ज़िक्र में बहुत एहतियात से काम लें। मैं वक्त से पहले अपनी सरगर्मियों का इजहार मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैंने अपने किसी साथी से जिक्र नहीं किया। फिर पारो ने दिलकश आवाज़ में कहा, मेजर रॉबर्ट, आप एक ज़िम्मेदार अफसर हैं। हमें अफसोस है कि आज बरतानवी सल्तनत अपने एक मक्कार और फितना पर्दाज शख्स से महरूम हो जाएगी और हमने आपका फ़ैसला कर दिया है। मैं पीछे से उछल कर सामने आ गया था और मेरे पिस्तौल की नाल रॉबर्ट की गर्दन पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज़ हल्क में अटक गई और मैंने उसके चेहरे का रंग तो नहीं देखा, लेकिन पारो का सुर्ख चेहरा मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने मेजर की जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सामने आकर उससे कहा, मेजर रॉबर्ट, हमारे पास वक़्त नहीं है। जो हम तुम्हें फ़र्द जुर्म सुनाएं, तुम्हें हिंदुस्तानी से खूब खेले। हमें मालूम है कि तुम्हें मारकर हम बरतानवी सल्तनत को शिकस्त नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे आकाओं को यह ज़रूर मालूम हो जाएगा कि हम इतने बेगैरत नहीं हैं जितना वो हमें समझते हैं। तथा तुम गलती कर रहे हो। सबको मालूम है कि मैं छावनी से पारो रानी के पास आया हूँ, उसने हिंदुस्तानी में कहा। तुम पहले इसका इकरार कर चुके हो। और ये कहते ही मैंने उसकी गर्दन पर एक ज़ोरदार वार किया और वह नीचे गिर पड़ा। मैंने एक भरपूर ज़रब लगाई और वो सिर्फ 2-3 ज़रबों में बेहोश हो गया। पारो ने मेरी मदद करने की कोशिश की और मैंने से हटाकर रॉबर्ट को कार की डिक्की में ठोंस दिया और बाहर से ताला लगा दिया। तुम जीप चलाओ और मैं गाड़ी चलाता हूँ। पारो फुर्ती से जीप में बैठ गई और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पारो मेजर की जीप में पीछे आ रही थी और मैं जल्द से जल्द सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाना चाहता था। ये कच्चा पक्का रास्ता था। डर था कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए। एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर मैंने उसे डिक्की से निकाला और वह अभी तक बेहोश था। मैंने उसे किनारे पर रख दिया और एक हल्की सी ठोकर से हज़ारों फुट गहरी खाई में फेंक दिया। पारो की जीप भी आ गई थी और मैंने गाड़ी पीछे हटाकर उसके किनारे से जीप करीब लाने का इशारा किया। जीप का इंजन बंद नहीं किया गया था और मैंने तेज़ी से पारो को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और जीप को कोई खाई में धक्का दे दिया। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। जीप खेल हो गई और रॉबर्ट के ज़िंदा बचने का कोई सवाल नहीं था। रूह इतनी बेहस नहीं होती। किसी ताख़ीर के बगैर मैंने खुद को डिक्की में बंद कर लिया और पारो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से वापस गाड़ी भगाने लगी।
उसकी तेज़ रफ्तारी का कोई ठिकाना नहीं था। बस्ती के करीब पहुंचकर वो कुछ सुस्त पड़ गई और जब एक मुकाम पर गाड़ी ठहरी तो मैं समझ गया कि वो प्रोग्राम के मुताबिक चौक में साड़ियाँ तब्दील करने के लिए शहर की सबसे बड़ी दुकान में गई है। पसीने से मेरा जिस्म तरबतर था। पारों ने आने में देर लगा दी और मेरा बुरा हाल हो गया। फिर कहीं गाड़ी चलने की आवाज़ आई, तेज़ हार्नों का शोर गूंजा और गाड़ी ठहर गई। कई सदियां गुजारने के बाद पारों ने डिग्गी का हैंडल घुमाया और उसने गाड़ी नशीब की दीवार की तरफ उल्टी खड़ी की थी ताकि मैं आसानी से उतर सकूं। उसके जाने के चंद मिनट के बाद मैंने डिग्गी ऊपर की गैराज में सन्नाटा था और मैं आहिस्ता से निकल आया। कुछ देर हवा दुरुस्त करने के लिए मैंने दीवार से चिपका रहा और इर्द गिर्द की सुन गिन लेता रहा। हर तरफ से इत्मीनान करके मैं बाहर आ गया और मुलाजमों को सलाम दुआ करता हुआ विनोद चंद्र के महल में दाखिल हो गया। राहदारी में आते ही सबसे पहले मेरी नज़र सुंदिया पर पड़ी। सुंदिया वो सवेरा था जो बस अब रोशन हुआ चाहता था। सुबह सादक, बंद कली, आम के दरख्त पर खिली हुई कैरी जिसका रंग बदल रहा हो और शाख झुकी जाती हो। वो अल्लड़ लड़की और उसके बदन ने 8वीं जमात पास कर ली थी और वो इतनी तेज़ी से ज़िंदगी के सबक पढ़ रही थी कि उसे बेसाख्ता वार देने को जी चाहता था। वो हर रोज़ एक नई लड़की नज़र आती और पहले से ज़्यादा रंगीन, चमकदार और तेज़। वो ककड़ी की तरह सरसराती हुई बढ़ रही थी। लिबास भी उसने ऐसा पहनना शुरू कर दिया था कि रंग खुद ब खुद तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेते। मैंने उससे नज़रें बचाने की कोशिश की लेकिन उसने खुद को मोतिया के गमले की तरह से राह में निस्ब कर दिया और उसकी हरन आंखों में आग लग रही थी। ये आग अचानक नहीं लग जाती, गौर व फिक्र के बाद लगती है, धीमे धीमे सुलगती रहती है। उसकी आंखें उसके बदन के मुकाबले में जल्द जवान हो गई थीं। सुंदिया के चेहरे पर जर्दी सी हरियाली थी मगर उसका फल अंदर से सुर्ख मालूम होता था। भून की ज़मीन ऐसी जरखेज़ थी कि देखते देखते लड़कियों की फसल लहलहाने लगती थी। मैंने वो गोशा गंदम के आगे निकल जाना चाहा छोड़कर और उस वक़्त मेरे ज़हन में लो चल रही थी। मैं जल्द से जल्द विनय चंद्र के पास जाने के लिए मुस्तरब था और एहतियातन बहुत से लोगों को अपना चेहरा दिखा देना चाहता था लेकिन उसे दाद देना लाजम था। मातहत के मातम के वक़्त बांसुरी बजाने, भूख में बाग की सैर करने की ज़रूरत थी। वो एक हसीन शेर थी, मरसा मसजा, और वो गर्दन से पैरों तक कड़ा हुआ लिबास पहने हुए थी। एक चोगा जिसमें उसका कद और लंबा हो गया था और मैंने अपने अतराब के बावजूद उसे गौर से देखा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे खिताबात से नवाजने में कोताही नहीं करेगी लेकिन उसने मेरी नज़र भांप ली थी, इसलिए उसका सरापे का तेवर बदल गया और एक तबस्सुम उसके नाजुक होंठों पर तैरने लगी। मोहन, उसने झिझकते हुए पुरसोज आवाज़ में मुझे मुखातिब किया, देखो मैं क्या बड़ी लगती हूँ। वाकई, और मैंने सरतापा उसका जायज़ा लेते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। वो इतरा गई, लहरा गई, सच, और उसके लब फड़कने लगे। दूर से जब आप नजर आए तो मैं पहचान न सका कि ये आप ही हैं या कोई और मैंने अपनी आंखों में हैरत भरते हुए कहा, और जब आप करीब आई तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और मैंने बरजस्ता कहा, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। उस दिन आप मुझसे नाराज़ हो गई थी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और वे एक शान से बोली, उस दिन ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने नदामत से कहा, छोड़ो। वो बेनियादी से बोली, तुम मुझे अच्छे लगते हो और तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाहता है मगर तुम मिलते ही नहीं। अब मैं आपसे ज़रूर मिला करूँगा। कहाँ? वो इश्तियाक से बोली, जहाँ आप बुलाएं। देखिए, अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझ पर आफत आ जाएगी। क्यों? वो सादगी से बोली, यहाँ सभी औरतें मर्दों से मिलती हैं मगर मेरी आपकी बात और है। मैंने सरगोशी में कहा, तो फिर छुप कर मिले, रात को मेरे कमरे में आ जाओ। और मैंने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे डर लगता है। तो फिर बाग में चलेंगे, रात को वहाँ कोई नहीं होता। नहीं, सुना है रात को बागों में सांपों का राज होता है। हम नहीं जानते, वो मचल कर बोली। राहदारी में देर तक उसे बातें करना नाशाइस्तगी थी और मैंने घबराहट का इजहार भी किया, लेकिन आज उसने तय कर लिया था कि वो मुझसे मुआहदा किए बगैर नहीं टलेगी। मैंने किसी कदर तज़ब्ज़ब से जवाब दिया, क्या कहूँ, और मेरा खुद आपसे मिलने को दिल चाहता है। मैं मिलने की कोई मुनासिब जगह तलाश करके आपको बता दूंगा, फिर हम मिला करेंगे और खूब बातें करेंगे, ठीक है ना? और इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी।
हर मुलाजम एक खूबी लाजम है, हाँ की खूबी। जो ना करते हैं वो गधे होते हैं और उन्हें चारा नहीं मिलता। कब? उसने बेताबी से पूछा। ज़रा इंतज़ार कीजिए। और मैंने बेरब्ती से कहा, बस 2-1 दिन में कोई मुनासिब तरकीब निकाल लूँगा। लेकिन आप, मैं कहते कहते रुक गया। मैं क्या? तुम क्या कह रहे थे? वो ज़िद करने लगी। मैं सोचता हूँ कि आप फिर गुस्से ना हो जाएं। आप राजकुमारी हैं, आपके गुस्से से डर लगता है आप नाराज़ ना हो जाएं। और उसने एक और अदा से अपने सर को झटका दिया। पहले की बात और थी, तुम कुछ समझते ही नहीं थे। खबर है यहाँ? और उसने इधर उधर देखकर कहा, लोग तुमसे बहुत नाराज़ हैं। कौन लोग? और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने चौंक कर पूछा। पता नहीं, वो कहते हैं कि तुम कोई बहुत खतरनाक आदमी हो, हर जगह तुम्हारा जिक्र रहता है, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। और क्या कहते हैं? आप मुझे नहीं बताएंगी? ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं, बहुत सी बातें हैं। वो चुटकती हुई बोली। मैं यहाँ तुम्हें नहीं बता सकती, आओ बाहर चलें। नहीं, ये वक्त मुनासिब नहीं। ये बताइए कि आप तो मुझे बुरा नहीं समझती। वो शर्मा गई। अब मेरी तुम्हारी दोस्ती हो गई है, लेकिन एक शर्त है, मैंने तेजी से कहा। आप किसी को नहीं बताएंगी और किसी के सामने मुझसे अपनी दोस्ती का इजहार नहीं करेंगी, वरना लोग मेरे और दुश्मन हो जाएंगे। वो कहीं गुम हो गई और फिर चौंक कर बोली, मगर अब तो तुम मुझसे मिलते रहोगे ना? उसने मेरी शर्त कबूल कर ली। वो लड़की मुसव्वर जिसका पैकर तराशने के लिए मो कलम संभाले बैठे थे, वो शाख नाज़क मुझे अपनी सादगी पर तरस आया। यकीनन मैंने उसकी तौहीन की थी। अपनी बाहों का जो एजाज़ वो मेरी गर्दन में डालने के लिए आमादा थी, मैंने उसकी कदर नहीं की थी। पूरा फाल मेरा नाम निकल आया था और भून में किसी न किसी मुलाजम या राजेपुर के किसी न किसी नौजवान के नाम तो निकलता, और मैंने खुद को मुलामत की। भून में इतने दिन रहने के बावजूद ये छोटी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई कि सुंदिया कितने सर उसके ख्वाबों से बोझल रहेंगे। वो रातें, वो दिन बस आया ही चाहते थे, जो उसकी याद में बेकरार रहेंगे। शरीनी तकसीम हो रही थी और मैंने अपना हाथ दराज करने में बुखल किया। मैंने नुकसान उठाया। प्रकाश भून में अपने एक दोस्त से दूर रहा। सुंदिया मेरे लिए एक रिकॉर्ड साबित होती जिसमें लफ्ज़ कैद हो जाते हैं और जब उन्हें सुई के नीचे रखो चुगली करने लगते हैं। सामने से महारानी माया देवी आ रही थी और मैं एक तरफ खिसक गया। अंधेरों, राजों और पर्दों में इत्तफाक परवान चढ़ता है। मैं सुंदिया को उस इब्तदाई नुक्ते से आशना करना चाहता था। 3:30 बज रहे थे। हम भून से 12 बजे रवाना हुए थे। 3-3.25 घंटे बाद मैं भून में मौजूद था और इस मुख्तसर अरसे में एक अहम वाक़या रूनुमा हो चुका था। सबसे पहले मुझे ये अंदाज़ा करना था कि मेरी अदम मौजूदगी में किसी को मेरी ज़रूरत तो महसूस नहीं हुई। प्रकाश भून की इस कसीर आबादी में कोई भी किसी वक्त मुझे तलब कर सकता था। कोई रानी, राजकुमारी, राजकुमार या कोई और शख्स, किसी को भी मेरा ख्याल आ सकता था। गो ऐसी तलबियाँ बहुत कम हो गई थीं। सबको मालूम था कि मैं सिर्फ वीनस चंद्र के लिए मखसूस हो गया हूँ। भून में सब के अपने अपने मुलाजम और बांदियाँ थी, फिर भी कहीं से मेरे नाम की पुकार हो सकती थी। किसी ने मुझे भून से आते जाते तो नहीं देखा था। पारो ने भी हर मुमकिन एहतियात बरती थी। मेरी नज़रों में मेजर रॉबर्ट का खौफ जर्द चेहरा घूम रहा था और मैंने थोड़ी देर पहले पेश आने वाला वाक़यात जहन से झटकने की हर मुमकिन कोशिश की। राहदारी में मेरी रफ्तार मामूल पर थी। कोई कयास नहीं कर सकता था कि मेरे सीने में एक तूफ़ान उठा हुआ है। कितने चेहरे मेरी तरफ होते नज़र आते हैं और वीनस चंद्र दरवाजे के सामने सोफे पर बैठा हुआ था। हीमा और कसम भी वहाँ मौजूद थीं। एक और नई लड़की भी वहाँ फ़रोकश थी। फ़रोकश मैंने यूँ कहा कि वो कोई शहज़ादी थी जो इस दीवान में जलवा फरमा थी और मैंने उसके शुष्क रंग को उसके पहले नहीं देखा था। सभी उसमें मुनहक थे, लेकिन मेरी आमद ने सब को दरहम बरहम कर दिया। ये कौन है? नवार्द लड़की ने तेज़ अंग्रेज़ी में वीनस से पूछा। हमारा खास मुलाजम मोहनदास, वीनस ने किसी कदर फ़ख्र से कहा। ओह! और इसने अंग्रेज़ों के अंदाज में कुछ खींच कर यह लफ्ज़ अदा किया, मारूलस, और मुझे इसे देखने की तमन्ना थी। क्यों? वीनस ने तज्जुब से कहा। इसके तज़किरे बहुत सुने हैं। इसके लहजे में काट थी जो महसूस करने में मुझे देर नहीं लगी। तुम कहाँ थे मोहनदास? वीनस मुझसे अपनी रग़बत छुपा न सका। आप कहाँ गए? और मैं अगले कमरे की तरतीब बदल रहा था। आप ही ने तो हुक्म दिया था। और मैंने मुहज़्ज़म लहजे में कहा। वीनस जुज़्ब-सा हो गया हुआ, मगर फ़ौरन संभल गया। तुमने रिकॉर्डों को तो नहीं छेड़ा? उसने तंदी से पूछा। नहीं जनाब, मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। अब तो तुमने हज़ारों रिकॉर्ड जमा कर लिए होंगे, खुश जमाल लड़की ने वीनस से पूछा। लंदन में लोग मौसीकी से तुम्हारी गैर मामूली ज़ौक़ का अब तक तज़किरा करते हैं और मैंने वो सब तकसीम कर दिए।
फुर्सत ही नहीं मिलती। दिन भर तरह तरह के रिकॉर्ड सुनता रहता हूँ, पुरअसरार और खौफनाक रिकॉर्ड। ना जाने क्यों विनश उस अजीम शान लड़की से मुतासर नहीं मालूम होता था, और उसके करीब हिमा और कसम जैसी हसीन लड़कियां मौजूद थीं, मगर वह सब में मुमताज़ थी। दौलत का रंग उसके चेहरे से फूट रहा था। जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि वह जगदीप की बहन और जहानी कमर परदेव की लड़की है। शौकत वस्तूत और उसके हर अंदाजे से नुमाया थी। उसका नाम अनीता था। वो इंग्लिस्तान से अपने बाप के इंतकाल पर पुरमलाल की खबर सुनकर ताज़ा वारद हुई थी। गोया मैं ही उसके बुलाने का सबब था। मैं खामोश खड़ा हुआ उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। राजकुमारी अनीता और शरीर तरावार लड़की थी। कई बार उससे मेरी निगाहों का तसादम हुआ और उसके चेहरे का रंग बदला, आंखों में खैरगी पैदा हुई। मैं एक मुलाजिम, एक सतून की तरह ऐस्तादा रहा। तमाम मुलाजिम मुस्तहरिक और सतून होते हैं। मुलाजमों को हंसने का मौका नहीं मिलता, मगर वह दिल ही दिल में अपने आकाओं की निरंगी पर खूब हंसते हैं। सब कुछ समझते हैं और कुछ भी समझना नहीं चाहते। चाय के दौरान में विनश ने अनीता से दरख्वास्त की कि वह अपने हाथ से चाय बनाए। जब वो प्यालियों की तरफ झुकी और उसकी नज़रों को मेरा जायज़ा लेने की थकन से आराम मिला तो विनश को मुझसे इशारों में बात करने का मौका मिल गया। उसने आंखों में मुझसे पूछा, क्या ख्याल है? और मैंने उसी अंदाज में उसे जवाब दिया, अक्ल हैरान है कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। मुझे विनश की किस्मत पर रश्क आया। राजकुमार के लिए कितनी हसीन लड़कियां चाय बनाने के लिए तैयार रहती थी। उधर मेरे जिस्म में शदीद दुखन हो रही थी, आसाब तरख रहे थे। ऐसी हालत में एक प्याली चाय और वो भी अनीता के हाथ से मिल जाती तो सारा तकद्दर दूर हो जाता। चाय बनाने के बाद अनीता ने मुझे घूरने और ताकने का वतीरा नहीं छोड़ा और मैंने कोई तासर नहीं दिया। हालांकि बहुत से तासर देने को तबीयत मचल रही थी। जगदीप की कई बहनों के दीदार का शरबत पिया था, मगर जो बात इस माँ जबी ज़हरा जमाल में थी वो किसी में नहीं थी। उसके रुखसारों पर इंग्लिस्तान से चुराई हुई सुर्खी दमक रही थी। वो दरआमदा सुर्ख सेब कंधारी अनार, और मैंने महसूस किया कि मेरी तायद के बावजूद विनय चंद्र उसकी दिल नशी सोबत से कमा का हिज नहीं उठा रहा। वो कुछ बेचैन सा था, या मेरी बेचैनी थी? हाँ, ये मैं ही परेशान था। सामने हसीन लड़कियां थी और ये रियासत राजेपुर में सबसे महफूज जगह थी, मगर कुछ ऐसा लगता था जैसे अभी कोई पुश से आकर मुझे डरा देगा या छत गिर पड़ेगी। मेजर रॉबर्ट की मौत का सदमा बेतदरीज मेरी इस रगों में सरायत कर रहा था। अंदर अब हबस हो तो गुलस्तान भी सहरा नज़र आता है। मुमकिन है शाम तक, कल तक या एक दो रोज़ बाद मेजर रॉबर्ट की शिकस्ता वरीदा लाश बरामद हो जाए। शाम को जब छावनी के अफसरान कर्नल हार्डिंग को मेजर की गुमशुदगी की इतला देंगे तो वह समझेगा कि मेजर राजेपुर के किसी रईस के यहाँ मुजरा सुन रहा होगा या किसी हिंदुस्तानी लड़की को दाद ऐश दे रहा होगा, मगर वो छावनी में इतला ज़रूर करता कि आज रात उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। वो सुबह तक उसका इंतज़ार करेंगे। उसके तमाम बाअसर ख़ानदानों में मेजर की आमदोरफ़त थी। वो एक हर दिल अजीज़ शख्स था। सबसे बड़ी खूबी उसमें अंग्रेज़ होने की थी। उस ज़माने में इल्म व फ़ज़ल की बुनियाद अंग्रेज़ों की जानकारी हो गई थी, जो अपने मालकों की ज़बान से ना आशना हो। उसकी ज़हानत मशकूक होती है। रियासत राजेपुर में शस्ता फ़ारसी अमीज़ उर्दू बोली जाती थी। हिंदी के लफ्ज़ शाद ही इस्तेमाल होते थे, मगर अब अंग्रेज़ के जदीद स्कूल खुल गए थे और बड़े ख़ानदानों के लड़के लड़कियों का इंग्लिस्तान जाके संद हासिल करना वजह इफ्तिखार समझा जाता था। मेजर रॉबर्ट और दूसरे अंग्रेज़ को हिंदुस्तानियों से करीब आने के लिए हिंदुस्तानी सीखनी ज़रूरी थी। महकूमा ने अपनी वफ़ादारी और अताअत का कुछ उससे बढ़कर मुजाहरा किया था। उनकी कोशिश जहाँ तक होती थी कि वह ख्वाब भी अंग्रेज़ी में देखा करें। मेजर रॉबर्ट नई तहजीब का नुमाइंदा था, बरतानिया उज़्मा का कारिंदा। हिंदुस्तानियों के लिए उसमें बड़ी कशिश थी और मैंने मेजर का फ़ैसला करने में कोई जल्दी नहीं की थी। काम हर लिहाज से मुकम्मल बेदाग तौर पर अंजाम पाया था, लेकिन जो लम्हा गुजर रहा था वो उससे मुरतब होने वाले असरात की शिद्दत का एहसास फजूं तर कर रहा था। हाई कमान अपने एक मोहतरम शख्स से महरूम हो जाने पर कैसे खौफनाक फ़ैसले कर सकती है। शुबा बहुत से ख़ानदानों पर जाएगा। अंग्रेज़ अपने आला दिमाग उन वजूह की साइंसी छानबीन साफ सिर्फ करेंगे कि जिनसे मेजर रॉबर्ट दो चार हुआ। तहकीक व तफ्तीश के दफ्तर खुल जाएंगे और मैं सोच रहा था कि कहीं कोई सकम तो नहीं रह गया। अगर इजलत में कोई नादानी हो गई तो क्या होगा? जो हर बार होते होते रह जाता है वही होगा।
काला पानी नसीब होगा या शारे आम पर फांसी का तमाशा होगा। लोग भी क्या याद करेंगे कि था एक शख्स, मौत का ये सबब हो तो ऐसा नागवार नहीं, अब जो होना है वही होगा। गुस्सा तो सरकार को आएगा, शिकने तो जमीनों पर पड़ेंगी। मुमकिन है कि वो बू सूंघते सूंघते मुझ तक पहुंच जाएं। प्रोफेसर ज़ाहदी का किरदार खासा मशकूक है। प्रोफेसर ज़ाहदी को भून में किसी ने नहीं देखा, और जिसने देखा उसने मोहनदास के खतो खाल और प्रोफेसर में गहरी मुशाबत पाई। मोहनदास वीनस चंद्र का साया है। जब जहरीला दूध वीनस चंद्र की खिदमत में पेश किया जाता है तो उसे पता चल जाता है। मोहनदास वो सांप भी देख लेता है जो वीनस को डसने के लिए उसके बिस्तर में छुपा बैठा था। मोहनदास और वीनस का तलक इश्क और मुश्क की तरह रुसवा हो रहा है। अंग्रेज़ मेजर रॉबर्ट के सिलसिले में मेरा सुराग लगाने में कामयाब हो गए तो वीनस चंद्र, उसका ख़ानदान और खसूसन पारो भी आताब में आ जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी तो यूं भी मस्तार है। मेरे अक़दाम से कितने लोग मुतासर होंगे। पारो मुतासर होगी और उसने अपनी ज़ात तर्क कर दी थी। वीनस चंद्र को मातूब करार दे दिया जाएगा और जगदीप के घर में चिरागा होगा। नहीं, मैं इतने इल्ज़ामात का मुतहम्मल नहीं हो सकूँगा। मगर मैं कहाँ होऊंगा? मेजर रॉबर्ट की मौत और मैंने खुद को मुतंबा किया। ये पहला मरहला था। दूसरा मरहला उसके नताइज से निमटने का है। हम 3 घंटे में बखीर खूबी काम निपटा कर वापस आ गए थे, और किसी मौका पर वीनस चंद्र ये गवाही देने के लिए तमाम तरह एहसार करेगा कि मैं इसी अरसे में कहीं बाहर नहीं गया। कोई निशान हमने नहीं छोड़ा था। मेजर की मौत एक इत्तफाकी हादसा भी करार दी जा सकती थी, और शक सिर्फ मुझी पर क्यों किया जाएगा? उसकी मुंतकी वजूह मौजूद होनी चाहिए। और मैंने अपने आप से एक चुभता हुआ सवाल किया, क्या मैं अवाक़िब से खौफज़दा हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, मैंने तमाम अमूर पर गौर करके ये कदम उठाया था। मैं कतई खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद से झूठ बोला। मेरा दिल इस जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। रगो वपे में चमक सी हो रही थी, सर्द लहरें उठ रही थी, जिस्म भीगा हुआ था, पेशानी खींची हुई थी, आंखों में अंगीठियाँ दहक रही थी। मेरी पूरी तवज्जो सामने बैठे हुए लोगों पर थी। लोग बड़े हसीन थे और मैं उनकी दिलरुबा बातें, लतीफ़े, चुटकुले सुन रहा था। अनीता के हुस्न शबाब का रोब में मैंने कबूल कर लिया था, और उसकी निगाहों के तरकश मेरे सीने में प्योसत हुए जा रहे थे। उसका गुलाबी पेट ब्लाउज और साड़ी के दरमियान अलहदा नजर आता। ये इलाका हसीन औरतों का शोकेस होता है, और उसमें लोच होता है, गुदाज होता है, मौजें होती हैं। अनीता एक सादा सी साड़ी पहने हुए थी। ऐसे मालूम होता था जैसे कि उसके बदन पर गोंद से साड़ी चिपका दी गई है। उसे देखकर डुगडुगी का ख्याल आ जाता, जिसकी कमर बहुत पतली होती है। अनीता को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता था। दोनों हिस्से कमर की एक नाजुक डोरी से मरबूत थे। वो जब खड़ी हुई तो उसे दरमियान से पकड़कर हवा में घुमाने की ख्वाहिश उभरने लगी। जहां और बहुत सी ख्वाहिशें मलबे में पड़ी थी, वहां मैंने उसे भी डाल दिया। चंद लम्हों के लिए मैं सारी दुनिया से गाफिल होकर उसी में गुम हो गया, और वो वीनस से वादा ले रही थी कि जब तक वो राजेपुर में मुकीम रहे, वीनस नत नए प्रोग्राम बनाता रहेगा। उसे हुक्म देना आता था। यकीनन पारो में ये खूबी उससे ज़्यादा थी, मगर ये नाजो अदा का हुक्म था। पारो के यहाँ एक जलाल था, एक नस्वानी जलाल। हसीन औरतों का एक दूसरे से मुकाबला करना नापुख्तगी और कज रवी की अलामत है। भला फूलों का मुकाबला किया जा सकता है? हर एक का रंग अलग होता है, खुशबू अलग होती है। हर फूल अपनी अपनी डाली पर सजता है। कोई सुबह का राग है, कोई शाम का। जाते जाते वह दरवाजे पर ठटकी और एक नज़र मुझे देखा, फिर मुलाकाती कमरे की ऊंची दीवारों और नक्श छत को, और फिर वह दरवाजे के पार हो गई। मैंने अंदर के कमरे में जाकर पारो का नंबर मिलाया और फ़ोन उसी ने उठाया, और उसकी आवाज़ थकी हुई थी। क्या हाल है? और मैंने आहिस्तगी से पूछा। वो मेरी आवाज़ पहचान गई। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस गुम हूँ। और मैंने मुर्दा आवाज़ में कहा। सर में दर्द है? उसने मबहम अंदाज में पूछा। हाँ, मेरे लहजे में करब सिमट आया। सो जाओ। उसका मतलब ये था कि मैं तमाम फिक्रें सुला दूँ। नींद नहीं आ रही है, मैंने धीरे से कहा। मुझ से आकर दवा ले जाना, वो सरगोशी में बोली। कोई खैर खबर? और मैंने तशवीश से पूछा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कुछ देर खड़खड़ाता रहा, और उस वक़्त तकिए की ज़रूरत महसूस हो रही थी। पारो को फ़ोन करने का मकसद यही था कि 2 मस्कन और मुफरा बातों का मशरू मिल जाए। उसने फ़ोन पर ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। पारो ने मुझसे ज़्यादा काबू या फर्तगी का सबूत दिया था। मेरे हाथ में रिसीवर धरा हुआ था, और निगाहें एक सिमट टिकी हुई थी कि वीनस चंद्र ने आकर मुझे चौंका दिया।
मुझे पता ही नहीं चला कि वो सामने के दरवाजे से आ रहा है। क्या बात है मोहन, कुछ तुम्हारी तबीयत खराब है? उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर पूछा। अरे तुम्हारा माथा तो गर्म हो रहा है। और नहीं, मैं बीमार होने वालों में से नहीं हूँ। तुम कहाँ गायब थे? मुझे शुबा है कि तुम बाद पुरस्कार सरगर्मियों में मसरूफ़ हो, अचानक गायब हो जाते हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार में सूखता रहता हूँ। विनेश बाबू, मैंने कहना चाहा, लेकिन मेरे होंठ थर्रा कर रह गए और मैंने अपना सर उसके सीने में छुपा दिया। जैसे वहाँ रुई होगी और मैं सर रखूँगा तो दब जाएगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और विनेश के सीने में गुदाज ही गुदाज था और उसने भी ज़िंदगी देखी थी। मुझे ज़ोर से भींच लिया, कुछ इस कदर शिद्दत से कि मैं नडाल हो गया। कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं। और मैंने बच्चों की तरह कहा, मैं तो यही था। झूठ, कोई बात ज़रूर है। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है? बूंद में ज़रूर किसी शख्स ने आज तुम्हें कोई सख्त बात कही है। बताओ ना, क्या बात है? नहीं, बस यूं ही दिल उमड़ आया। शारदा को बुलाऊं? उसने आहिस्तगी से पूछा। मैंने बेबसी से उसकी सूरत देखी और बेख्तियार आंसू मेरी आंखों से रवां हो गए। ना जाने मुझे क्या हो गया है। मैं आंखें खुश करते हुए बोला और उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। आंखें पिटपटा जाती हैं तो पैर भी पिटपटा जाते हैं। तरन्नुम को बुलाऊं? और उसने मेरे कान के करीब सरगोशी की। उसने मुझे हंसा दिया और मैं इस वक्त सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन मेरे पास तरन्नुम जैसा गला नहीं, शारदा जैसी सूरत नहीं, रीता जैसी सुर्खी नहीं। आप में तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। मैंने हंस कर कहा। मोहन, वो मुझे अपने साथ दीवान पर बैठाते हुए बोला, मैं तुम्हें नफसी मरीज बनाना नहीं चाहता और मौजूदा सूरत में उसके साफ अमकानात मौजूद हैं। ये दोई मुस्तकिल तौर पर नहीं चलती। मैं तुमसे कहता हूँ कि अब यह ड्रामा ख़त्म करो। आओ हम दोनों कुछ दिनों के लिए इंग्लिस्तान चलते हैं, शारदा कबीले चलते हैं। इस अतराब से असाब पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ वक्त स्विट्ज़रलैंड में गुजारेंगे, मिस्र के अहराम देखेंगे, ब्रिटिश म्यूज़ियम की सैर करेंगे, पेरिस के नाइट क्लबों में जाएंगे। तुम मुझसे मुतालबा करो, कोई बहुत बड़ा मुतालबा। मेरी आरज़ू है कि कभी तुम मुझसे इतनी बड़ी ख्वाहिश करो कि मैं उसे पूरा ना कर सकूं। मेरा कोई मुतालबा नहीं, बस आप ही मेरा मुतालबा हैं। जब आप ये सब कुछ कहते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा बाप जिंदा हो गया है, मेरा बड़ा भाई मुझसे आ मिला, मेरी बहन ने दूसरा जन्म ले लिया और मेरी माँ वापस आ गई है। विनेश बाबू, और मैं भी अमलन मर गया था। आपने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। आप ही मेरे लिए इंग्लिस्तान, स्विट्ज़रलैंड और पेरिस हैं, और आपके बाद मुझे किसकी तमन्ना रहेगी? आप कहते हैं तो हम यहाँ से ज़रूर बाहर चलेंगे, मगर इस इत्मीनान के बाद कि दोबारा यहाँ आएँ तो ये बीमारियाँ ऊद कर ना आएँ। मोहन, मोहन, विनेश ने जज्बाती अंदाज में मुझे पुकारा। क्या वाकई तुम्हारा कोई अजीज़ जिंदा नहीं? तुम इतने दुखी क्यों होते हो और तुम्हें अपना अजीज़ लाजमन याद आते होंगे। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी है। ये तुम इतनी टूटी हुई बातें क्यों कर रहे हो? जो गुजर गई सो गुजर गई। और मैंने ठंडी सांसें लेते हुए कहा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा इन लोगों का जिक्र नहीं करूँगा। एक पागल भाई जिंदा है, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, शायद कभी मुलाकात हो जाए। बाकी सभी गुजर गए। मुर्दों को याद करने से क्या हासिल? मुझे एहसास है इस जिक्र से मैं आपसे दूर हो जाता हूँ। कुछ अजनबियत सी महसूस होती होगी आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता तुम्हें गमज़दा देखकर बहुत बेचैनी होती है। तुम अज़म, हौसले और जहानत से संभल हो और तुम मेरी जागीर हो, प्रकाश मून हो और मेरा मकान। जब मैं अपने मकान के दरोबाम उदास देखता हूँ तो मुझे बड़ी घबराहट होने लगती है। मैंने इरादा किया कि इसे सब कुछ साफ साफ बता दूँ। कुछ देर पहले मैं मेजर रॉबर्ट को कत्ल करके आया हूँ, मगर ज़रूरी नहीं कि मैं उसे हर बात बताकर परेशान किया करूँ। उसे जल्द या बदेर पता चल ही जाएगा, और मैंने ही उसे मशवरा दिया था कि वो मेजर रॉबर्ट को करीब करे। जगदीप ने सफ़ेद कुत्ते के गले में पट्टा डालने के लिए कौन सा हरबा अख्तियार न किया था। ज़रा प्रीत को चेक करें, वो भून में मौजूद है। और मैंने अचानक मौजू बदलते हुए कहा। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। कोई ख़ास बात? यूं ही। मैंने रिसीवर उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। उसने तज़ब्ज़ब से नंबर डायल किया। प्रीत मौजूद नहीं थी। उसकी बांदी ने बताया कि वह दोपहर से कहीं गई हुई है। रिसीवर पर हाथ रखकर उसने मुझसे पूछा, कोई और बात पूछनी है? नहीं। मैंने उंगली से टेलीफोन का सिलसिला मुंतक़े कर दिया। क्या प्रीत? और उसकी आंखें हैरानी से साकत हो गईं। मैं सिर्फ एक तसल्ली चाहता था, मैंने बेनियादी से कहा। कैसी तसल्ली? वो नाराज़ होने लगा। ये क्या रमज़ है? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। और मैंने इस मौके पर उससे प्रीत का जिक्र करके गलती की थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेजर रॉबर्ट की मौत के वक़्त भून के बहुत से लोग घर से बाहर हों, खसूसन प्रीत। हालांकि उसकी अदम मौजूदगी से कोई बड़ा नतीजा निकलने की तवक्का नहीं थी।
लेकिन ये एहसास तवानाई का सबब ज़रूर था कि शकूक का किसी एक जगह अर्तकाद होने की बजाय उसका मुंतशिर हो जाना सूदमंद था। छावनी के दूसरे अफसरान इस बात के गवाह होंगे कि इन दिनों प्रीत और जगदीप की बहनें मेजर रॉबर्ट के ज़्यादा करीब रही हैं। मेजर की कोई डायरी होगी तो वो अपनी मुलाकातियों का अहवाल भी लिखता होगा। अंग्रेज़ बड़े तेज़ होते हैं, वो ख्याल के दौरे घोड़े दौड़ाएंगे। मेजर का असर रसूख उन दिनों जगदेव के खान वादे में ज़्यादा बढ़ गया था। अंग्रेज़ इस नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं कि दूसरे मुखालिफ खानजादे को मेजर और जगदेव का ये मेल जोल पसंद नहीं आया होगा। महाराजा पर भी उसका शक जा सकता है। बहरहाल ये राजेपुर के लिए सख्त कशमकश का वक्त था। किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ मैं और पारो जानते थे कि आने वाले दिनों का दर्जा हरारत क्या होगा। क्या सोचने लगे, वीनस बरहम सा होने लगा। क्या सोच सकता हूँ, प्रीत की सरगर्मियाँ खासी बढ़ गई हैं। अपनी माँ की कत्ल से कुछ और बुराखीनता हो गई है। प्रीत एक बहुत दिलचस्प लड़की है वीनस बाबू। क्या कोई नया फितना? आखिर तुम झिझक क्यों रहे हो? नया फितना तो अब आया है। ये लड़की इंग्लिस्तान से आई है जो अभी आपके साथ बैठी थी। राजों महाराजों के वह तमाम सपूत जो इंग्लिस्तान में पढ़ते हैं, उन पर अंग्रेज़ों की खास अनैत होती है। उनके दिमागों में सुइयां लगाई जाती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि रंगो रूप भी उसने गजब का पाया है। तुम्हारी ये आदत बाद औकात बड़ा सितम ढाती है। तुम इशारों में बातें करते हो, कोई बात खुलकर नहीं कहते। बहरहाल मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या मकसद है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि प्रीत के सिलसिले में तुम इतने मुतजस्सिस क्यों हो? इस वक्त मैं उसे कुछ बताने पर आमादा नहीं था और उससे झूठ भी नहीं बोल सकता था। चुनाचा इधर उधर की बातें करके उसे टालता रहा, मगर मुश्किल ये थी कि मैं जिस वार से पहलू तही कर रहा था उसका तजस्सुस उतना ही बढ़ रहा था। मुझे एक अंदेशा था कि प्रीत उसकी बहन है, सौतीली सही, और उसके लिए उसके दिल में कोई गोशा जरूर होगा। शायद मैंने ये गुंजाइश खत्म करने ही के लिए प्रीत की बात उससे छिड़ी थी। पारो भी मेरी तरह मुस्तरब थी। वो विनिश को आवाज देती हुई अंदर आ गई। हम दोनों के होंठों को ब्रेक लग गए। विनिश को पारो की आमद बुरी लगी, मगर इस वक्त पारो ने मेरी मुश्किल हल कर दी थी। हम तीनों सरासीमा थे। विनिश के दिलो दिमाग में प्रीत के बारे में जानने का असराफ था। तुम अनीता से मिले विनिश? पारो ने जहानत का सबूत दिया। हाँ, वो खोई खोई लहजे में बोला, तंदुरुस्त होकर आई है। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मौजू है। क्या ख्याल है? कुछ जिक्र छेड़ा जाए? पारो ने शगुफ्ता होने की कोशिश की। उसकी तेज आवाज ने जान लिया था कि मेरी और विनिश के दरमियान किसी संजीदा मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। अरे नहीं, विनिश मुस्कुरा पड़ा, और मैंने इस सिलसिले में बिल्कुल नहीं सोचा। ऐसी हालत में जब रियासत में नए नए फितने उठ रहे हों, मैं अपनी ज़ात के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। बहरहाल तुम मेरी बात पर गौर करना। पारो ने कुछ असलूबी से विनिश को मशवरा दिया कि वह इस ताज़ा वार्द लड़की पर इधर उधर की धूल जमने से पहले ही अपने मोहर कुंदा कर दे। उसे देखकर खुद मेरे दिल में भी यही ख्याल आया था। ज़रूर, खासी माकूल तजवीज़ है, विनिश ने सोचते हुए कहा। क्यों मोहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? विनिश ने पारो के सामने कभी मुझसे ऐसी बेतकल्फी का इज़हार नहीं किया था, मगर वो भी उड़ती हुई चिड़िया पहचान लेता था। मेरी राय क्या? मैंने अटकते अटकते कहा। पहले अच्छी तरह परखना जरूर चाहिए। आपको राजकुमारी अनीता के साथ पहले कुछ दिन गुजारने चाहिए। मोहन ठीक कहता है, पारो ने कहा। ऐसी किसी कशिश में कोई हर्ज नहीं। मुमकिन है कि रियासत के लिए ये लड़की अच्छा सगुन साबित हो। पारो जो बात कहना चाहती थी उसकी तशरीह की जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि यह हिजाबात ख़त्म कर दूं, विनिश से पारो का मुकम्मल तारफ़ करा दूं, लेकिन पारो ने विनिश के रिकॉर्ड टटोलने शुरू कर दिए। ये मुझे उधार दे दो, उसने उनमें से एक मुंतखब करते हुए कहा। आप वापस नहीं करती हैं, विनिश मसनूई तलखी से बोला। मोहन बतौर गवाह मौजूद है, पारो ने मेरी जानब इशारा किया। मोहन मशकूक गवाह है। विनिश उसके लहजे को शरीर खवार तिफल भी पहचान सकता था, और उसकी और मेरे दरमियान कैसा रबत है। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी, जैसे मेरे दिल के बटन पर किसी ने हाथ रख दिया। पारो ने बेइख्तियार मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ, और उसने रिसीवर उठाकर विनिश के हवाले कर दिया। वो शाहाना नागवारी से गुफ्तगू के लिए आमादा हुआ, मगर दूसरी लम्हे उसके तेवर बदल गए। ओ यू आर एन रिबल लेडी, उसने बेसाख्ता कहा और मुझे आंख का इशारा किया। मैं समझ गया कि रीता का फ़ोन है। कम वक्त पारो के सामने ही आता रह गया था। आप कैसी हैं? विनिश अंग्रेजी में पूछ रहा था। कर्नल साहब कैसे हैं? आप कहाँ आएंगे? आए तो आपको अपने हाथ खाना दिखाएं। बहुत बड़े बड़े हाथी हैं। फिर उधर दिल्ली से एक बेहतरीन मुगनिया आई हुई है, उसका गला ही साध है।
आप अंग्रेजी मौसीकी भूल जाएंगी। हमारा ख्याल है कि कुछ दिन के लिए आप हमारे यहाँ मुस्तकिल मेहमान बनकर आ जाइए। प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर। वीनस को अचानक यह ख्याल आया कि पारो भी ये गुफ्तगू सुन रही है। आप आएंगे तो उसे भी बुलाएंगे। नहीं नहीं, झूठ नहीं, पहले आप आने का वादा कीजिए, हम आपको चौंका देंगे। वीनस फोन पर मसरूफ था। पारो ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और चुपके से बोली, सब ठीक तो है? अभी तक तो हालात बदस्तूर हैं, मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। मैं ये रिकॉर्ड लिए जा रही हूँ। रात को तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। बोलना नहीं आना है। मेरी स्मार्टफोन पर मरकूज थी और मैंने हकलाकर कहा, हाँ ज़रूर आऊँगा। और इस असना में वीनस अपनी बात ख़त्म कर चुका था। पारो के इस्तफसार से पहले ही उसने बताया, कर्नल की बेटी का फ़ोन था। वो सर्द महरी से बोला, क्या कह रही थी? पारो ने तजस्सुस से पूछा। यहाँ आना चाहती है। ऐसे मालूम होता है कि सारे हिंदुस्तानी किसी म्यूजियम में रहते हैं, पिंजरों में बंद। अंग्रेज दो हाथ पांव के उन जानवरों को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। ये उनके लिए एक तजर्बा गाह है। बंदरों की बजाय चलते फिरते इंसान मिल जाते हैं। पारो की ज़बानी ये सुनकर वीनस के चेहरे पर तअज्जुब के आसार नमूदार हुए। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। मेरा ज़हन थोड़ी देर पहले पारो की आमद से कुछ पुरसकून हो गया था, मगर रीता के फ़ोन से फिर मुतज़लज़ल हो गया। मेरी दीवार फिर हिलने लगी। रीता आ रही है। वही सूरत है। कल वीनस किसी अंदाज में मुझे उससे रूबरू पेश करेगा। वीनस ने कहने को तो कह दिया था, मगर वो भी यही सोच रहा था कि मैं रीता से 3-4 दिन की मोहलत मांग ली थी। ये 3-4 दिन आज नहीं कल ख़त्म हो जाते, परसों ख़त्म हो जाते। प्रोफेसर ज़ाहदी को हमेशा के लिए ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात आगे बढ़ गई थी। पारो ने भी प्रोफेसर का तज़किरा सुना था। वो जानती थी कि वह प्रोफेसर कौन शख्स है, और उसके सामने कर्नल हार्डिंग की लड़की का बतौर ख़ास प्रोफेसर को पूछना और वीनस का झिझकना, मुबहम अंदाज में जवाब देना, ज़हीन पारो के लिए सोचने का बहुत सा सामान फराहम हो गया था। मेरी हैसियत उसकी नज़र में कुछ ज़्यादा पुरअसरार हो रही थी। एतमाद के क़याम के लिए उजला ज़हन और साफ़ होना लाजम है, और उसने ऐसा कोई तासर नहीं दिया था। कुछ इस तरह का इजहार किया जैसे उसने रीता और वीनस की गुफ्तगू पर तवज्जो नहीं दी। मुझे मालूम था कि रात को जब मैं उसके शबस्तान में जाऊंगा तो मुझसे कैसा फसाद करेगी। पारो से ज़्यादा असल मामला रीता का था, और मैं उसका फ़ोन आने से पहले ये इरादा कर रहा था कि वीनस से इसरार करके अपना हुलिया तब्दील कर लूँ। लेकिन इस वक्त वीनस से यह कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह प्रीत के जिक्र से वैसे ही तशवीश में पड़ गया था, और उस पर यह मुतालबा मुतज़ाद होता। एहतियात का तकाजा था कि कर्नल से रब्बतो ज़ब्त बढ़ाया जाए, उसकी खिदमत में जाकर दिल नशीं बातें की जाएं और उसकी मुरव्वत को फ़रोग़ दिया जाए। दूसरी तरफ एहतियात का तकाजा ये भी था कि कर्नल से इस वक्त मिलने से गुरेज किया जाए। आला अंग्रेज़ डॉक्टर आसानी से मेजर रॉबर्ट की लाश का मुआयना करके कत्ल के वक़्त का तयन कर लेंगे, और कर्नल बाद में सोचेगा कि उसी शाम प्रोफेसर ज़ाहदी उसके पास आया था और उसने अजब अजब बातें की थी। ऐसे नाजुक वक़्त में कर्नल से तअल्लुक़ की तजदीद में मुनाफ़त भी थी और नुकसान का अंदेशा भी था। मगर अब कल रीता आ रही है, और कुछ अंदाज़ा नहीं था कि छावनी के हालात कौन सा रुख इख्तियार कर लें, और हाई कमान गुलामों की उस दीदा दिली पर कितनी मुश्किल हो जाएगी। और ये किसी परशोत्तम, मुहेश चंद्र, प्रकाश चंद्र, कमर प्रदीप और बीना रानी का खून नहीं था, अंग्रेज़ का मामला था। पारो लचकती हुई वहाँ से चली गई तो मैंने किसी ताख़ीर के बगैर वीनस से कहा कि वह फिलफौर मुझे प्रोफेसर ज़ाहदी के रूप में तब्दील कर दे, जैसा कि मुझे तवक्का थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो झंझला सा गया। तुमने अचानक ये फ़ैसला क्यों कर लिया? मैं उस गलती की तलाफ़ी करना चाहता हूँ जो प्रोफेसर ज़ाहदी का रूप भरकर मुझसे और आपसे हो गई थी। दूसरी बार ये गलती उस वक़्त हुई जब दोबारा प्रोफेसर कर्नल से मिलने छावनी गया था। मगर तुम किस तरह उसकी तलाफ़ी करोगे? आप मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए और मैं किसी तौर हालात से निपटने की कोशिश करूँगा। ज़रा सोचिए, कल रीता के आने के बाद फिर ये मसला पेश आएगा कि उससे अपना चेहरा किस हैसियत में दिखाऊं। तो क्या तुम मोहनदास एक मुलाजिम की हैसियत में उसके सामने आओगे? उन लोगों के लिए ये एक पुरलतफ तमाशा होगा। ठीक है मोहन, जो मैं चाहता हूँ अब तुम भी उसकी तायद कर रहे हो। ये एक बचीदा सूरत है, मगर इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना होगा। उसी में मैंने कर्नल के यहाँ जाने का इरादा किया है। मैं कर्नल और रीता का वज़न कम करके किस्मत और कीमत का मुतय्यन करूँगा। मैं पूरी तरह गौर किए बगैर तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। और उसके लहजे मुस्तहकम लहजे में कहा,
ہر کام مشکل ہوتا ہے اگر زندگی کی خواہش شدید ہو، اور زندگی سے زیادہ کوئی خواہش شدید نہیں ہوتی۔ تم خود غرضی کی بات کرتے ہو، تمہاری زندگی سے کچھ اور لوگ بھی وابستہ ہیں۔ آپ ایسی باتیں کر کے خود میری ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ میں کہاں وقت رہ سکتا ہوں، میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آئیے باہر چلیے، اس سے پہلے کہ پھر کوئی حرج ہو جائے، اپنے کمرے میں چل کر صورت تبدیل کر لیجئے۔ شام کا وقت ہے، تم یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ اندھیرا ہو جانے دو۔ میں کرنل کو فون کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے بغیر ڈنر نہ لے۔ کہ تم کتنی دیر وہاں ٹھہرو گے؟ وہ تشویش سے بولا۔ کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ اس بار نہیں، اور میں نے بے لچک آواز میں انکار کر دیا، اور وہ فون اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ وینس ششو پانی سے میری صورت دیکھتا رہا۔ یہ کرنل کا ڈائریکٹ نمبر یہی تھا، اور میں نے چھاؤنی کے عام نمبر پر اس کے سیکرٹری سے رابطہ قائم کیا اور کہا، کرنل سے کہو کہ پروفیسر آج رات اس کے ہاں مدعو ہے۔ سیکرٹری نے چند لمحوں کے بعد ادب سے جواب دیا، کرنل آپ کے منتظر ہوں گے۔ خوش قسمتی سے آج خود کرنل کہیں مدعو نہیں تھا۔ اس مختصر نامہ پیغام کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کرنل رات کے وقت مجھے تنہا ملاقات کا شرف بخشے۔ شام کے 5 بج رہے تھے، اندھیرا ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وینس ابھی تک متذبذب تھا۔ ہم ملاقاتی کمرے میں آ گئے تھے۔ یہاں آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس ہجوم میں بھیس بدل کر باہر نکلنا خاصا مشکل تھا۔ 7 بجے کے قریب وینس بے دلی سے اٹھا، اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وینس نے کمرہ بند کر کے حسب معمول میرا حلیہ تبدیل کر دیا، اور میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک پستول بھی رکھ دیا اور نوٹ بھی ڈال دیے۔ تجوری سے ہیرے کی ایک انگوٹھی بھی نکال کر میرے سپرد کر دی تاکہ میں سریتا کی انگلی میں اتار دوں۔ اب تم کیسے جاؤ گے؟ راہداری میں خاصی چہل پہل ہوگی۔ فرض کرو اگر کسی نے پہچان لیا، وہ بگڑتے ہوئے بولا۔ آپ فون کر کے گاڑی دروازے تک کے قریب منگوا لیجئے، اور کسی خوف کے بغیر مجھے گاڑی تک رخصت کر کے آئیے۔ اور ڈرائیور کی فکر مت کیجئے، میں کوشش کروں گا کہ خود گاڑی چلا کر لے جاؤں۔ اور میں نے مسکرا کر کہا، تم؟ وہ حیرت سے بولا، اور تم تو گاڑی چلانا نہیں جانتے؟ نہیں جانتا تھا، میں نے رقص آپ سے سیکھا، اور گاڑی چلانا کسی اور سے سیکھ لیا ہے، اور بہت مختصر وقت میں سیکھا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ وحشت سے بولا۔ اب دیر نہ کیجیے، اٹھیے۔ اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور وہ خاصا حیرت زدہ تھا۔ راہداری میں آتے ہی اس نے مجھ سے انگریزی میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں سر ہلاتا اور مسکراتا رہا، اور ایک بڑا سگار میرے ہونٹوں سے لگا ہوا تھا۔ راہداری میں اکا دکا ملازم تھے۔ مجھے اور وینس کو دیکھ کر انہوں نے سلام کیا اور نظریں جھکا لیں۔ دربان کے لیے یہ بڑی انہونی بات تھی۔ اس نے اس داڑھی والے سرخ و سفید شخص کو یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہم تیزی سے گزرے۔ وینس انہیں مختلف احکام دے کر مصروف کرتا رہا، اور مجھ سے باتیں کرتا ہوا گاڑی تک آ گیا۔ مجھے دیکھ کر گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ڈرائیور کے چہرے کے نقوش بدلے ہی تھے کہ وینس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا، اور خود بڑھ کر دروازہ کھولا، اور میں اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر آلات کا جائزہ لے کر میں نے چابی گھما دی۔ انجن گھرر گھرر بولا، اور میں نے کمال تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ذرا سی ناپختگی ثابت ہو جاتی تو وینس مجھے گاڑی میں تنہا بھیجنے کا فیصلہ بدل دیتا۔ اتفاق سے گاڑی نے کوئی جھٹکا نہیں لیا۔ کلچ صحیح طور پر دبا کر گیئر بر وقت پڑا، اور میں نے نفاست سے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا۔ صدر دروازے پر تعینات دربانوں نے گاڑی کی جھلک دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ انہیں اپنی مستدی پر مایوسی ہوئی ہوگی جب گاڑی میں راج کمار کی بجائے داڑھی والا کوئی جگادری بیٹھا نظر آیا ہوگا۔ اتنا اندھیرا ضرور پھیل چکا تھا کہ میں اپنا چہرہ آزادی کے ساتھ اوپر اٹھا سکوں۔ ابھی میں نے گاڑی صدر دروازے سے نکال لی تھی کہ سامنے سے ایک دوسری گاڑی ٹکراتے بچی۔ غلطی میری ہی تھی، اور میں نے اپنی سائڈ کا خیال نہیں کیا تھا۔ اس افراتفری میں ایک جھٹکے سے میری گاڑی بند ہو گئی۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ سامنے والی گاڑی تیز لائٹ میں نظر ہی نہیں آئی تھی، اور میں نے دوبارہ انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ تیزی سے مخالف گاڑی میرے اسٹیئرنگ والی کھڑکی کے پاس آ کر رک گئی، اور اس میں ہری مرچ تھی پریت، اور میرے سارے جسم میں مرچیں سی لگ گئیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ اسے چھپانا چاہا، اور وہ حیرت سے مجھے گھورنے لگی تھی۔ بڑھتی ہوئی سیاہی نے اس وقت بڑا ساتھ دیا۔ اندھیرا اجالے سے زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ میں آئی ہیلپ یو از دیر، اور اس نے اپنی کھڑکی سے چہرہ نکال کر کہا، تھینکس، آئی ایم سوری، آئی کین ناٹ ایڈجسٹ مائی مائنڈنگ فار ڈرائیونگ، آئی دراز آف کورس اسٹل اور ان پرکاش بوندی مسٹر ڈریم لینڈ۔ اور میں نے ہنستے ہوئے سے چیئر کیا، تھینکس، اور وہ جواب میں کچھ کہتے رہ گئی۔ میں نے گاڑی بڑھا لی تھی۔ تھانے دار سامنے آ گیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گلو خلاصی ہوئی، اور میں نے اپنے حواس پر لعنت بھیجی۔
नई गाड़ी थी और मैं मुब्तदी था और चौक के रास्ते जाने के बजाय मैंने एक तवील और साफ़ सुथरा रास्ता इख्तियार किया। मुझे रात के वक्त ड्राइविंग का कोई तजर्बा नहीं था और इस पर मुतज़ाद ये कि बरखा के छोटे छोटे कतरे स्क्रीन पर सितारों की मानत झलमलाने लगे। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वाइपर मुतहर्रिक करने वाला पुर्जा कौन सा है। एक जगह ठहर कर मैंने रुमाल से स्क्रीन का पसीना साफ किया। बाहर भी फुहार पड़ रही थी और अंदर भी फुहार, और मेरे जिस्म पर पसीने की फुहार पड़ रही थी। काश मैं वीना चंद्र की ये नाजुक मजाज गाड़ी लेकर ना आया होता। सामने से जब तेज़ लाइट में कोई गाड़ी नज़र आती तो मैं अपनी रफ्तार बहुत कम कर लेता और वो मरहला बखैरियत गुजर जाता तो समझता कि एक पुल गुजर गया। मैं ड्राइविंग के एक दर्जे में और पास हो गया। 4 दिन की मशक के बाद ये तूफ़ानी वज़नी गाड़ी लेकर निकल आना उस बात की दलील थी कि मेरी उम्र अभी खासी कम है। कभी कभी आदमी खुद पर भी गुस्से हो जाता है, खुद भी लानो तान करता है। जो लोग ऐसा नहीं करते वो ज़िंदगी के मुल्क के कामयाब बाशिंदे नहीं हो सकते। ये मकूला हर आदमी की ज़ुबान पर रहता है कि गलती इंसान से होती है, मगर कौन है जो अपनी कोताही तस्लीम करता है। मैं वापस भी नहीं जा सकता था। आगे जाकर और ऊंचे नीचे पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए। सड़क इतराकर इठलाकर पहाड़ काटती हुई आगे बढ़ रही थी। झिंगरों ने राग लापना और मेंढकों ने संगत देना शुरू कर दी। रात का वक्त था मगर कहीं से कोई पपीहा बोल उठता। बरखा रुकी। मैं वाइपर के बटन का सुराग लगाने में कामयाब हो गया। गाड़ी की रफ्तार मुतदल थी लेकिन मेरे दिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी। पसीने ने दाढ़ी के बाल भिगो दिए। मैं हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान की तरफ जा रहा था। जैसे तैसे रुकता, डगमगाता, मोड़ काटता, हारन बजाता, बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा था और मुझसे ज़्यादा कीमती ये गाड़ी थी हज़ारों रुपए की। इस वक्त मेजर रॉबर्ट के महताहतों में इतला के बगैर उसकी अदम मौजूदगी से तशवीश होने लगी होगी, मगर ऐसी भी नहीं। और इधर रॉबर्ट आराम से पड़ा होगा, दुनिया के झगड़ों से आज़ाद। मुमकिन है किसी जंगली जानवर की नज़र पड़ गई हो। छावनी करीब आ रही थी और मैं अपने ज़हन के कुल पुर्जे दुरुस्त कर रहा था। अपनी ज़ुबान को हदायत दे रहा था कि वो काबू में रहे। अपने दिल से दरख्वास्त कर रहा था कि जहाँ इतनी बार साथ दिया है वहाँ एक बार और दोस्ती निभा दे। ऊपर की एक जगह से छावनी की रोशनियाँ नज़र आने लगी। कतार दर कतार अंग्रेज़ के इकबाल के सितारे जगमगा रहे थे। गेट पर मैंने गाड़ी रोक ली। अंदर जाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। हर शख्स सलाम करने के लिए बेताब था। एक तो कर्नल ने पहले से इत्तला दे दी होगी, दूसरा करिश्मा गाड़ी का था। लोहे का ये चलता फिरता देव देखकर सर खुद ब खुद झुक जाता है। मैंने कर्नल के पोर्च में ठहर कर दम लिया। कर्नल की कोठी पर ख्वाबीदगी तारी थी। सब्ज़ी की एक दिल नवाज खुशबू हर सिमत छाई हुई थी। जैसा कि मेरा अंदाज, दरवाजे पर हस्बे साबक वही परी चेहरा खड़ी थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। रुखसाज गुलसाज थे। आंखों में नीली आग रोशन थी। बदन फड़क रहा था। ओह प्रोफेसर, और तुमने खासी देर लगा दी, वो वालहाना अंदाज में बोली। मैंने उसी वारफ्तगी से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। रीता, मेरी डूबी हुई आवाज़ उभरी, यू आर सो ब्यूटीफुल। वो इस अचानक वार पर हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह तेवरा गई। रास्ते में मैंने ये फैसला किया था कि इस बार टूटी फूटी अंग्रेजी के बजाय किसी कदर ज़्यादा इस्तात का मुजाहरा करूँगा, और मैं बहुत कुछ सोच कर आया था। आज अपने कद, वज़न और चेहरे की आजमाइश थी। और उस जिस्म के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी उनका इम्तिहान था, और मैं अपनी नफ़ी या अपना असबात सर करने आया था। ये हाकमों का इलाका था और ये वो ज़माना था कि अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान की आंखें खैरा कर दी थी और दिमाग अपनी हिकमत अमली के जेल खाने में कैद कर लिया था। उनकी एक शान थी, आन बान थी। मैं तोप के दहाने में दाखिल हो गया था। अगर मैं रीता से रवां अंग्रेज़ी में बातचीत शुरू कर देता तो बहुत से मरहले तय हो जाते। ये कोई मजाक नहीं था। रीता एक हाकम की लड़की थी, मगर उसके सिवा भी उसे खराज पेश किया जा सकता था, क्योंकि उसके बदन से सुबह सर हवाएं चलती थीं। वो तारों भरी रात थी। वो सुबह थी, बनारस की सुबह से ज़्यादा दिलकश सुबह। वो एक मुर्गजार थी, कोई लाल सी चिड़िया चहचहाती फुदकती हुई। वो एक सरतापा हसीन लड़की थी। पहले मैंने ये अंदाज़ा किया कि अब उसके शौक़ का क्या आलम है। फिर मैंने अपने शौक़ की चिंगारी को हवा दी। उसकी ज़रूरत नहीं थी। रीता के नर्मो नाजुक बदन से उठने वाली मुअत्तर हवाओं ने खुद ही शोले भड़का दिए। मेरी जगह कोई भी होता तो उसका यही हाल होता। उसकी आंखों में नशे के डोरे पड़ जाते, उसके जिस्म पर शाम सरसराने लगते। मैं आ गया हूँ, और मैंने शिकस्ता अंग्रेजी में किसी तरह अपना मतलब अदा किया।
वैसे मैं मुजस्सम अज़हर था। लफ्ज़ों ने और आसानी पैदा कर दी। ओह, और उसके रुखसारों की फूल जड़ियाँ छूटी। प्रोफेसर तुम बहुत, और मैंने उसकी बात काट दी। अब मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द करने आया हूँ। और मैंने बेमुश्किल तमाम कहा और उसका बाजू गर्मजोशी से पकड़ लिया। कहाँ? वो ख्वाबीदा लहजे में बोली, तुम्हारा सुराग ही नहीं मिलता। मेरा सुराग? और मैंने करब से कहा, मुझे अपना खुद नहीं मालूम। बहरहाल आज मैं तुमसे बहुत सी बातें करने आया हूँ, क्या तुम उन्हें सुनना पसंद करोगी? उसने मेरी मस्मार अंग्रेज़ी से सारा मफहूम समझ लिया, क्योंकि अंग्रेज़ी लफ्ज़ों के तो सिर्फ कालब थे और मैं उससे बैनुल अक़वामी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था। क्या तुम सुनाना पसंद करोगे? उसने तीखेपन से कहा। तुमसे जुदा होकर मैंने 4 दिन अपने आप से बेखबर रहा। क्यों? वो नाज से बोली। पता नहीं क्यों, मगर इसकी कोई वजह ज़रूर होगी। मैंने उसकी नीली आंखों में आंखें प्यूसत करते हुए कहा। उस पर दुल्हन जैसी शर्म छा गई। इंग्लिस्तान शर्मा रहा था। सुर्ख रंग शर्माने लगे तो कैसा भभूका हो जाता है। मुझे ये मंजर ऐसा दिलकश लगा कि मदहोशी से हो गई। आओ अंदर आओ। और मैंने उसके कमरे पर अपना मुस्तरब हाथ फैला दिया। मेरे हाथ सनसनाने लगा और उसकी रेशमी स्कर्ट पर कोई बिच्छू बैठ गया, जिसने डंक मार दिया और वो मुझे ख्वाबनाक कमरे में ले आई। कर्नल कहाँ है? और मैंने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए दरियाफ्त किया। तुम किसके पास आए हो? उसने शिकायत के लहजे में पूछा। तुम क्या समझती हो? मैंने शौकी से पूछा। वो जवाब देते हुए हचकिचाने लगी और मैंने कहा, तुम्हारे मकान तक आने के लिए कर्नल के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। डैडी तुम्हें याद कर रहे थे, उसने नीची निगाहों से कहा। मैं जानता हूँ, मगर मैं बहुत डरता हूँ। कर्नल इस अंग्रेज छौनी के हाकिम हैं। वो हिंदुस्तानियों और उनके दोस्तों के बारे में हमेशा मशकूक रहते होंगे। मैंने अपना मफहूम मुंतकिल करने के लिए कुछ ज़्यादा ही सलेस अंग्रेज़ी शुरू कर दी। पता नहीं कर्नल मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डैडी तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। वो तुम्हें एक ज़हीन और जुर्रतमंद शख्स कहते हैं, मगर उनका ख्याल है कि तुम एक पुरअसरार शख्स हो और असल में वो नहीं हो जो नजर आते हो। और तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने झिझकते हुए पूछा। वो मुस्कुराने लगी। मुझे तुम्हारी ये पुरअसरारियत ही तो ज़्यादा पसंद है। आओ मेरे पास आओ। और मैंने उसे सामने के सोफे से उठाया और उसके हाथों को बोसा दिया। मेरे होंठों की तपश उसने महसूस कर ली होगी। रीता, और मैंने ख्वाबनाक आवाज़ में कहा, तुम इंग्लिस्तान से क्यों आ गई? और मैंने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ कर झंझोड़ दिया। बताओ तुम क्यों आ गई? और मुझे इसकी फिक्र नहीं थी कि मेरी अंग्रेज़ी 4-5 रोज़ के वक्फे में हैरत अंगेज तौर पर इतनी रवां क्यों हो गई है। उसने चमकती हुई आंखों से मुझे देखा और उसके लब लरजने लगे। यकीनन उसने मेरे मुतल्लिक बहुत कुछ सोचा होगा और उसके सारे बदन में लर्जिश थी। आखिर उसने मेरे शाने पर सर रख दिया और मेरे दिल में कोई नुक्स नहीं था। ऐसे आलम में आदमी झूठ नहीं होता, और जो झूठा होता है वो ऐसे आलम में नहीं होता। मेरे शाने पर इंग्लिस्तानी सर रखा था और ये इफ्तिखार और फतहमंदी की बात नहीं थी, ये बात तो कुछ और थी। कर्नल अंदर कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और मैंने उसका रात का खाना अपनी आमद से अल्तवा में डाल दिया होगा। सो मैंने रीता को संभाला। आओ कर्नल के पास चलते हैं। डिनर के बाद तुम्हें कोई सूरत निकालना कि तुमसे तन्हाई में बातें करने का मौका मिल जाए। उसने गर्दन झुका ली। वह बड़ी सरशार नजर आने लगी। उसमें बिजली की सी तेजी आ गई थी। हम दोनों कर्नल के कमरे में आ गए। कर्नल के चेहरे पर वही नरम और सबक मुस्कुराहट थी जिससे बाद औकात खौफ आने लगता। वह मुझे सोने के पिस्तौल के मानद महसूस हुआ। आह प्रोफेसर ज़ाहदी, कहिए आपने आज हमें कैसे याद कर लिया? जनाबे कर्नल, मुझे अफसोस है कि आने में खासी देर हो गई। तमाम रास्ते मुझे यह ख्याल सताता रहा कि अंग्रेज़ों को एक चीज़ से शदीद नफरत है, वक़्त की बेहरमती से। और मैंने पुरजोश अंदाज में कहा, मेरे अतवार में ऐसा इत्तेफाक था जो सफ़ीरों और सेक्रेटरियों में होता है या महकूमा में होता है। हिंदुस्तान में रहते रहते अंग्रेज़ों की आदतें भी ख़राब हो गई हैं। यकीन करें प्रोफेसर, जब कोई हिंदुस्तानी मुझे वक़्त देता है तो मैं अपनी तरफ से उसमें तरमीम व इजाफा कर लेता हूँ। कर्नल ने खुश दिली से कहा। सिर्फ एक नहीं, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की बहुत सी कमज़ोरियाँ पकड़ ली हैं। मैंने हंसते हुए कहा, कर्नल, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बातें तानो तंज पर मामूल ना कीजिएगा। मैं अर्ज़ाही तफन भी बहुत सी बातें कह देता हूँ। मैं उन्हें तफफन भी नहीं समझता। उसमें हिंदुस्तानियों के फ़िक्र की अक्कासी होती है और इसलिए आप मुझे पसंद हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी किस अंदाज से सोचते हैं और मुझे आपने उनका तर्जमान समझ लिया है, लेकिन मैं ये सोच कर यहाँ नहीं आया। कर्नल, आपकी शख्सियत में बेपनाह ठहराव और गुदाज है, एक नरमी और शफकत और एक बड़ापन है। मैं आपसे मिलने, आपको देखने आता हूँ, और अगर मेरी आमद से या मेरे सबब आपके लिए भी कोई सूदमंद कोई पहलू निकलता है तो ये मेरे लिए बड़ी मसरत की बात होगी।
अरे अरे, हमने तो मिलते ही सूदो ज़िया की बातें शुरू कर दी। कर्नल ने खुशकल्की से कहा, डिनर से पहले आप क्या पियेंगे? रीता, प्रोफेसर से पूछो कि ये क्या पीना पसंद करेंगे। कर्नल के आगे बर्फ़ की काशें, सराही और किताबें रखी हुई थी। लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की से रात की रानी की खुशबू आ रही थी, उसमें हरियाली की महक भी शामिल थी। उधर रीता के बदन की खुशबू अलग थी। कर्नल की कीमती शराब की बू समेत खुशबुओं के एक कॉकटेल सारे कमरे में बसी हुई थी। शराब, और मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अज़रूई अखलाक शराब पी लेता हूँ और अंग्रेज़ों की शराब नोशी की कसरत इसके लिए माफ़ कर देता हूँ कि वह सनती इनकलाब में लाते हैं। इल्म हिकमत की बातें भी करते हैं और उन्हें हुकूमत करना भी आता है। जिन्हें हुकूमत करना आता है उनके लिए शराब पीना जायज़ है। कर्नल ने एक पैक बनाकर मुझे दिया, चीरस, और उसने अपना जाम से मेरा जाम टकरा कर कहा, और मैंने रीता की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। मुझे अपना दोस्त जॉर्ज याद आ गया। वो खुद को जॉर्ज शशम कहता था। उसे मालूम होता कि वो कितनी हैरत करता। मैं इस वक्त जॉर्ज शशम के पास बैठा था और शराब के दरिया छावनी में बहते थे। वो एक एक बूंद के लिए तरसता था और मुझे उसके बहुत से कर्ज थे। ज़िंदगी बाकी रही, हालात काबू में रहे और उससे कभी मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा था कि हौज में शराब भरकर उसे डुबो दूंगा। पहला घोंट सीना काटता हुआ जिससे मैं तहलील हो गया और दूसरे ने हलक में शोले भर दिए। वो कोई बहुत सख्त शराब थी और जिसमें तलखी पीते पीते उसका आदी हो गया था। मुझे शराब से कोई रगबत नहीं थी। रसीले होंठों से कशीदगी की हुए रस में जो नशा होता है वो शराब में कहाँ। और कर्नल के करीब सुराही में शराब रखी थी और मेरी नज़रें रीता पर मरकूज थीं। वो मेरी सुराही वही थी।